वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसे बेसिस भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बट एनसीईआरटी कहती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो आप एनसीईआरटी के साथ जाएंगे। नाउ बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को समझने से पहले हमें पता करना होगा कि एक्चुअली में मेंडल के काम की डिस्कवरी कैसे हुई और मेंडल क्या कह के गए थे, उसके काम को क्यों पब्लिश होने के बाद भी इतनी ज़्यादा पब्लिशनेस नहीं मिली। ओके बेटा, तो मेंडल क्या करते हैं, मैं कहता हूँ आपसे, मेंडल अपने काम को करना स्टार्ट करते हैं इन द ईयर 1856 और वो इस काम को करते हैं 1863 तक, यानी कि 7 ईयर्स तक मेंडल इस काम को करते हैं। आपने पहले भी देखा है, मैंने बताया था मेंडल इस काम को बेटा 7 ईयर्स तक करते हैं और उसके बाद मेंडल इस काम को पब्लिश कराते हैं। मेंडल्स के वर्क को पब्लिश कराते हैं इन द ईयर 1865 और 1865 में उसे पब्लिश कराते हैं एक बुक को, जिसको नाम देते हैं वो लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। उसे नाम देते हैं लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल के लॉस ऑफ इनहेरिटेंस में जब उन्होंने अपने काम को पब्लिश कराया तो उन्हें जो फेम मिलना चाहिए था वो फेम उन्हें नहीं मिला। और ये फेम क्यों नहीं मिला, इसके रीजंस पूछे जाते हैं आपसे। तो बेटा उस समय क्या था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट रीजन वाज लैक ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट टाइम। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट टाइम। और यू कैन ऑल्सो से कम्युनिकेशन इज़ नॉट वेरी ईजी एट दैट टाइम। कम्युनिकेशन इज़ नॉट वेरी ईजी। पहला पॉइंट ये था बेटा। दूसरा बात क्या था, मेंडल क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे। मेंडल वॉज अ मैथमेटिशियन एंड हिज मैथमेटिकल टेक्निक टू explain biological theory was not accepted। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही हैं, आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपको कोई एक मैथ का बंदा आके सिखाए कि ऐसे ऐसे बायोलॉजी और जेनेटिक्स पढ़ाना है, तो हाउ यू विल फील। द सेम फीलिंग वॉज एट दैट टाइम। मेंडल एक मैथमेटिशियन थे और अपने मैथमेटिकल तरीक़ों से बायोलॉजी के जेनेटिक्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, इसलिए किसी को इसका एक्सेप्ट करना नहीं था। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट था, उस समय के साइंटिस्ट मानते थे दैट ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस अकर्स। और मेंडल इस काम का क्या बोल रहे थे बेटा, ही वॉज अपोजिंग, ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को अपोज करते हैं। और मेंडल का सेकेंड लॉ इन्होंने दिया था कि फैक्टर्स सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन बट दे डू नॉट ब्लेंड। उन्होंने कहा था कि ब्लेंडिंग नहीं होती है। 3 काम ये हो गए बेटा। और लास्ट में क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि मेंडल वॉज नॉट एबल टू गिव एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स। मेंडल कहते थे हर कैरेक्टर को एक फैक्टर कंट्रोल करता है, लेकिन वो उस फैक्टर का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे। मेंडल वॉज नॉट एबल टू गिव एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स। मेंडल ने ये कहा कि फैक्टर्स हमेशा पेयर में रहते हैं और एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, बट बेटा वो कभी इस फैक्टर का एक फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे। दीज वर द रीजन्स वाई द मेंडल्स वर्क इज़ नॉट सो फेमस। और उनको वो फेम कभी नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। बाद में क्या होता है बेटा, इन द वेरी बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी की बिगनिंग में 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं और मेंडल के काम की रीडिस्कवरी करते हैं। उनका नाम है ह्यूगो डिब्रीस और कार्ल कोरेंस एंड वॉन शेरमार्क। ये 3 साइंटिस्ट आते हैं बेटा 1900 में और मेंडल के काम की रीडिस्कवरी को करते हैं। किस ईयर में करते हैं बेटा, 1900 में और एट द वेरी बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। और ये तीनों कहते हैं कि मेंडल के काम की रीडिस्कवरी, मतलब इन्होंने जब अपने डिस्कवरी को देखा, अब क्या किया बेटा, आपका इन साइंटिस्ट ने
फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके कार्ल कॉरेंस थे, कार्ल कॉरेंस ये क्या कर रहे थे, इवनिंग प्राइम रोज़ पे काम कर रहे थे। और ऐसे ही तीनों साइंटिस्ट किसी ना किसी पे आपके काम कर रहे थे प्लांट पे, जिससे उन्होंने देखा कि मेंडल की कही हुई बातें सही हो रही हैं। यानी उन्हें भी ये लगा बाद में देखने से कि फैक्टर्स जैसी कोई चीज़ होती है और ये भी हमेशा पेयर में रहते हैं। मीन्स ये जो तीन काम कर रहे हैं इनको उन्होंने देखा कि मेंडल तो बहुत पहले डिस्कवर करके जा चुके हैं, और किस ईयर में 1856 से अपने 1863 के समय में उन्होंने इन 7 ईयर्स में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं जो लोगों को अब पता चल रही हैं। तो इस काम को जब देखा गया बेटा, तो एक्चुअली में हुआ क्या कि मैं लिखता हूँ आपके लिए, इन 1900 3 साइंटिस्ट, नाम आपको मैंने बता दिए हैं, डिब्रीज, कार्ल कोरेंस एंड शेरमार्क इंडिपेंडेंटली, तीनों का कोई रिलेशन नहीं था, सबने अलग अलग अपने काम को किया, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट्स ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। बट ये काम अब जो ये कर पा रहे हैं अच्छे से, पहले क्यों नहीं हो पाया था बेटा? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी एडवांस टेक्निक्स नहीं थी, जिससे हम सेल डिवीज़न को और अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते थे। और आज जिन्हें आप क्रोमोसोम कहते हैं वो किस तरीके से मियोसिस के समय सेग्रीगेट होते हैं, ये उस समय मेंडल नहीं कर सकते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना ज़्यादा नहीं था। आज क्या हो गया है, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, in the field of microscopy, the chromosomal movement was easily identified, मतलब गैमीट फॉर्मेशन में जब मियोसिस होती है बेटा, तो किस तरीके से क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है हर सेल डिवीज़न में, ग्रोथ फेज़ कैसे होता है, सेल डिवीज़न फेज़ कैसे होता है, यू नो वेरी वेल, G1 SG2, और फिर आपका एस फेज़ में आपका डबल किया जाता है DNA, देन प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ और साइटोकाइनेसिस होती है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से देखी जा सकती थी। और फिर क्या हुआ, 1902 में 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम है सटन एंड बोवेरी। ये 2 साइंटिस्ट आते हैं और ये क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि इनका मेन टर्म था कि फैक्टर्स आर प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम, मेन इनका जो टर्म था वो यही था बेटा, जो आपका बोर्ड का भी कीवर्ड होता है और आपको एनसीईआरटी में भी याद रखना है कि फैक्टर्स आर प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम। किसने दिया ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को? ये टर्म दिया 1902 में सटन और बोवेरी ने, और कहा कि फैक्टर्स आर प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम। कैसे वो ये चीज़ को कह पाए, सटन और बोवेरी? और एक्चुअली में 1902 में जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई, क्रोमोसोमल थ्योरी जब दी गई, और मेंडल ने क्या क्या चीज़ें कही थी, मैं उनकी सिमिलरिटीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लोग कहते थे कि क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज अकर इन पेयर, क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज अकर इन पेयर। ये कहते हैं क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं। तो मेंडल ने भी तो यही कहा था कि फैक्टर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। मेंडल ने भी क्या कहा था, फैक्टर ऑलवेज अकर्स इन पेयर। पहली सिमिलरिटी हो गई। दूसरा, ये लोग कहते हैं कि जब क्रोमोसोम गैमीट फॉर्मेशन का समय होता है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस अकर्स। वो कहते थे कि मियोसिस अकर्स होता है और गैमीट्स सेपरेट हो जाते हैं, और मेंडल ने तो इसी पे पूरा लॉ दे दिया था जिसका नाम है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
ये लोग मेंडल ने कहा था कि आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर द एलील्स ऑफ अ पेयर सेपरेट। कब सेपरेट होते हैं? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। किस समय पे सेपरेट होते हैं? गैमीट फॉर्मेशन के समय। और आपको पता है कि गैमीट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? मियोसिस। तो एक सिमिलरिटी मुझे यहाँ से भी देखने को मिल गई कि ये लोग कह रहे हैं कि गैमीट के लिए मियोसिस होता है, और मेंडल पहले ही कह के गए हैं कि फैक्टर सेग्रीगेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के समय। फिर ये लोग क्या कहते हैं बेटा, इन्होंने थर्ड पॉइंट कहा कि ये फैक्टर जो सेपरेट हुए हैं ये जाइगोट फॉर्मेशन के समय गैमीट अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिटेन कर लेते हैं। ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन गैमीट रिटर्न्स इन देयर ओरिजिनल और यू कैन से प्योर फॉर्म। और मेंडल ने भी यही कहा कि गैमीट सेपरेट तो होते हैं और उनकी ब्लेंडिंग नहीं होती है, बट ये कब वापस आके सही हो जाते हैं? किस टाइम पे? जाइगोट फॉर्मेशन के समय दे रिटर्न इन देयर प्योर फॉर्म। तो इन चीज़ों को जब देखा गया तो इन्होंने रिलेट किया 1902 में मेंडल के वर्क को इन्होंने रिलेट करके देखा कि हाँ, आज जो क्रोमोज़ोम हैं वही कभी मेंडल ने जिनको फैक्टर कहा था इनके बीच में ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन देखा जाता है, इनके बीच में बेटा ज़रूर कोई रिलेशन दिखता है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी को दिया जिन्हें इसी के बेसिस पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया एक मेंडल की सिमिलैरिटीज़ और एक आपकी 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बेटा किसने दिया? सटन एंड बोवेरी ने इन द ईयर 1902 ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी। आगे क्या कहते हैं बेटा, लेकिन इन्होंने ये टर्म दिया ज़रूर था कि फैक्टर्स प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम, बट इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी यानी कि फैक्टर्स जिन्हें आप आज जीन के नाम से जानते हैं आर प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम। बेटा इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके दिखाते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम है टी.एच. मॉर्गन। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कौन देते हैं? थॉमस हंट मॉर्गन। पूरा नाम इनका क्या है बेटा? थॉमस हंट मॉर्गन। अब थॉमस हंट मॉर्गन ने इसका प्रूफ किस तरीके से दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल थॉमस हंट मॉर्गन ने बेटा क्या किया, एक एनिमल को रियर किया। इन्होंने एक एनिमल को रियर किया जिसका नाम है फ्रूट फ्लाई। टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया, एक एनिमल को अपने लैब में रियर किया जिसका नाम है फ्रूट फ्लाई, और इस फ्रूट फ्लाई का नाम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इट इज़ फ्रूट फ्लाई। क्या नाम था बेटा इसका? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। मैं फिर से बता दूं, सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी के पॉइंट्स को ज़रूर रिलेट किया था और ये टर्म दिया था कि फैक्टर्स यानी कि जीन आर प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम, बट उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अगर आपसे पूछेगा कोई तो आप कहेंगे टी.एच. मॉर्गन ने दिया। और किस एनिमल के ऊपर स्टडी करके? फ्रूट फ्लाई के ऊपर, जिसका नाम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। अब इन्होंने क्या देखा बेटा कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में जो XX होता है वो फीमेल होती है और XY जो होता है ये मेल होता है, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में आपका फीमेल है, हेट्रोजाइगस में मेल है। बट उन्होंने देखा कि ये X क्रोमोसोम सेक्स को तो डिसाइड कर ही रहा है, इट इज़ डिसाइडिंग सेक्स को तो डिसाइड कर ही रहा है बेटा, लेकिन जहाँ जहाँ पे ड्रोसोफिला का ये X क्रोमोसोम जाता है, जहाँ जहाँ X क्रोमोसोम जाता है वहाँ ड्रोसोफिला का बॉडी कलर और आई कलर को भी ये कंट्रोल कर रहा है। यानी कि जहाँ जहाँ ये जा रहा है ड्रोसोफिला के बॉडी कलर में आपको और आई कलर में ये दो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि हो ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका क्रोमोसोम है बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये X क्रोमोसोम आपको इस तरीके से दिखेगा, तो उन्होंने कहा हो ना हो इसी क्रोमोसोम के ऊपर ही ये आपके फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। क्रोमोसोम तो नहीं कर सकता है, क्रोमोसोम के ऊपर से ये फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, तभी इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और क्योंकि क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट होते हैं, गैमीट्स भी सेग्रीगेट होते हैं, इसलिए फैक्टर्स आर प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम। दिस इज़ योर क्रोमोसोम
और बेटा इसी के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, फैक्टर्स, जिन्हें फैक्टर का नाम 1909 में बदल के जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने इसका नाम जीन कर दिया। जो पहले मेंडल फैक्टर करते थे इसी को आज जीन नाम से आप जानते हैं, बिकॉज 1909 में जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने इसे जीन नाम दे दिया। तो बेटा ये चीज़ें थी जो थॉमस हंट मॉर्गन। अब वाई टी.एच. मॉर्गन टुक ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। वाई टी.एच. मॉर्गन टुक ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। पहली बात क्या था बेटा, दे आर वेरी ईजली, दे कैन बी easily reared in lab। लैबोरेटरी कंडीशन में आप आसानी से इसको सिंथेटिक मीडियम के ऊपर ग्रो करा सकते थे। दे कैन बी ईजली ग्रोन इन लैब इन सिंथेटिक मीडियम। शुगर के ऊपर ये फीड करके आपको कई सारी कॉलोनीज बना के देती थी। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा कि मैनी प्रोजेनीज कैन बी ऑब्टेन। मैनी प्रोजेनीज मतलब मैनी जनरेशन, मैरी आपके ऑफस्प्रिंग्स, कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ सिंगल मेटिंग। ये कैरेक्टर्स हो गए। दूसरा क्या था बेटा कि दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मुझे मेल और फीमेल ड्रोसोफिला में ईजिली डिफरेंशिएट करने को देखने को मिलता है। दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है बेटा मेल एंड फीमेल कैन बी ईजिली डिस्टिंग्विश्ड। मेल एंड फीमेल कैन बी ईजिली डिस्टिंग्विश्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो था बेटा ये था कि क्या देयर लाइफ स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, अबाउट 2 वीक्स का। कितने वीक का इनका लाइफ स्पैन था? 2 वीक का ही लाइफ स्पैन था। तो बेटा बहुत कम टाइम में आप इनकी बहुत सारी प्रोजेनीज को स्टडी करके फिर से नेक्स्ट प्रोजेनी को आप इनको दिखा सकते थे। तो ये कुछ चीज़ें थी। एक्चुअली में ड्रोसोफिला में बेटा टोटल कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 8 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं और यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम हमें ड्रोसोफिला में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी बेटा कि हम फिर से रिवाइज करके देखते हैं। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और बेसिस, मेंडल के काम को ये अपना काम करते हैं 1856 से 1863 तक। 7 ईयर्स तक करने के बाद 1865 में मेंडल अपने काम को पब्लिश कराते हैं और लॉस ऑफ इनहेरिटेंस नाम की बुक लिखते हैं, जिसमें क्या था, ये बुक उतनी अच्छे से पब्लिश नहीं हो पाई। पब्लिश हुई लेकिन ये लैक ऑफ अटेंशन रह गई। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम कम्युनिकेशन इज़ नॉट वेरी ईजी। मेंडल मैथमेटिकल तरीक़ों से बायोलॉजिकल काम को करना चाह रहे थे, वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को अपोज कर रहे थे बस, जबकि उस समय के साइंटिस्ट ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को मानते थे। मेंडल वॉज नॉट एबल टू गिव एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर। सबसे बड़ा डिफरेंस था क्या कि फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर मेंडल नहीं दे पाए थे। 19वीं सेंचुरी के बिगनिंग में 3 साइंटिस्ट आते हैं, इनके काम को करते हैं, जिनका नाम है ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस, वॉन शेरमार्क। और ये कुछ चीज़ों को स्टडी करते हैं और ये सेम पाते हैं कि जो मेंडल ने लॉस दिए फैक्टर्स को लेके वो इन्हें भी विजिबल होते हैं कई सारे जगह पे। फिर 1900 में वेरी बिगनिंग में क्या होता है कि 1902 में सटन एंड वॉबरी आते हैं और क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देते हैं और मेंडल के काम के फैक्टर के बारे में और अपने किए हुए क्रोमोजोम के मूवमेंट को देख के वो इन दोनों को रिलेट करते हैं और बताते हैं कि स्टेटमेंट देते हैं कि फैक्टर्स यानी कि जीन आर प्रेजेंट अपॉन क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के ऊपर जीन होता है जो एक किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। और फिर लेकिन उस काम का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वॉज गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन। और टी.एच. मॉर्गन ने किस एनिमल को रियर किया, यानी कि किस फ्लाई को रियर किया? फ्रूट फ्लाई, जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक्स क्रोमोजोम सेक्स को तो डिसाइड करता ही है, एज वेल एज वो बॉडी कलर और आई कलर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। जिससे क्लियर हो गया कि क्रोमोजोम के ऊपर ही फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अब टी.एच. मॉर्गन ने क्यों इसको लिया? बिकॉज ड्रोसोफिला की लाइफ स्पैन शॉर्ट थी,
इनको लैब में इजीली कल्चर किया जा सकता था, सिंथेटिक मीडियम के ऊपर इन्हें ग्रो कराया जा सकता था। मेल और फीमेल में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को आप सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के थ्रू ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। और इनमें क्या था बेटा, एक सिंगल मेटिंग से मुझे बहुत सारी प्रोजेनीज देखने को मिलती थी, जिससे काम को करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता था। अब इन्होंने ड्रोसोफिला पे क्या एक्सपेरिमेंट किया, हाउ ही केम टू प्रूव दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, how he gave the experimental proof, we will see with the help of a cross of male and female Drosophila in next part of the video. So students, thank you and good night till the next part.